ज्योतिष जो है एक दिन का कोर्स तो है नहीं, है ना। लगभग 10 दिन की क्लास हो चुके हैं। और कुछ केपी के बेसिक लास्ट क्लास में आप लोगों को बताए गए थे। जी जी सर। तो बहुत ज्यादा गणित में ना पढ़ के प्रिडिक्शन पे हमें ध्यान देना है। फिर भी बेसिक चीज जो है समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो एक सरल ज्योतिष बुक्स भी दिया गया था, उसका 30-40 पेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 30-40 पेज पढ़ लेंगे तो छोटी मोटी। लास्ट के 2 वीडियो भी आप लोगों को दे दिए गए हैं। ठीक है। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम मोहन जी। कब लौटे ऑफिस से? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम प्रणाम। लास्ट चर्चा की गई थी आप लोगों को 27 नक्षत्रों के बारे में। ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक परिधि जो होता है उसका तीन सौ प्रणाम। साठ 360 डिग्री होता है उसका मान। और 12 राशियां उसमें है। एक राशि जो 30 डिग्री की होती है और 12 × 3 = 36। तो टोटल मान कितना हुआ? 360 डिग्री। तो लगभग 30-30 डिग्री हम एक राशि, एक भाव को देते हैं, है ना। 12 राशियां तो 30 डिग्री की एक राशि मानी जाती है और भाव भी उसी तरह से 30 डिग्री की एक मानते हैं। प्रत्येक भाव का एक स्वामी होता है, वो भी आप लोगों को चर्चा की गई है। और उसी प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं। जब हम ग्रहों से और ऊपर जाते हैं तो तारों का पिंड होता है, जहां पर जिसे जो है हम नक्षत्रों का नाम देते हैं। अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत होता है और रेवती तक जाता है। तो 27 नक्षत्र होते हैं। इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूँ। और कुछ अभी पेज पलटते हुए जो भी मिला मुझे वो मैं दे दिया, जो जरूरी है अभी। वैसे बहुत सारे हैं, सैकड़ों पेज है। जैसा जैसा जरूरत पड़ता रहेगा वैसे वैसे नोट्स आप लोग को देते रहेंगे। हमारा पर्पज मुख्य रूप से प्रिडिक्शन सीखना है ना। और मेरा प्रयास यही रहता है आप लोगों का, आप लोगों के साथ, कि पढ़ाओ ना सिखाओ ना। पढ़ा करके तो एक दो क्वेश्चन, एक दो चार्ट लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लाइफ के प्रत्येक इवेंट, जैसे हम मैरिज भी पकड़ेंगे तो उसमें लव मैरिज, अरेंज मैरिज दोनों पकड़ेंगे। लव रिलेशन विद बिफोर मैरिज, या लव रिलेशन आफ्टर मैरिज, इसको भी कैसे देखेंगे, इसका भी ध्यान अ, हम रखेंगे, ताकि चार्ट के द्वारा हम इसको भी समझ सके। तो चार्ट लव मैरिज का या लव रिलेशन का एक एक फार्मूला होता है। वो शादी के पहले भी वो दशा आ सकती है, शादी के बाद भी आ सकती है। अधिकतर चार्ट जो हमने अनुभव में पाया है कि प्रश्न आता है कि मेरे लाइफ में मेरा लवर कब आएगा, है ना, या लाइफ पार्टनर कब मिलेगा। अब वहां पे पूछना पड़ता है कि लाइफ पार्टनर का आपका मतलब क्या है, लाइफ पार्टनर से आपका क्या अर्थ होता है। दो तरह के होते हैं कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं वो, उनका ये होता है कि हमारा लवर कब मिलेगा और उससे शादी हमारी कब होगी। दूसरा होता है कि भाई हमारी शादी कब फिक्स होगी, जिससे हम, जिसके साथ हमें पूरी लाइफ बितानी है, तो वो हमारी लाइफ में कब आएगा, या पहला लव हमारा कब होगा।
ठीक है, नमस्कार। 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 तो वो भी जो है पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश ना, दशा अंतर्दशा कब आ रही है उसके आधार पे हम प्रिडिक्शन करते हैं, और उसके आधार बताएंगे भाई कि कौन सी दशा प्रेजेंट में चल रही है। उसमें एक एक्सेप्शन भी होता है, राहु। तो राहु जो है की दशा अगर चल रही है तो हम अंतर्दशा प्रत्यंदशा पंचमेश की, लग्नेश की कब आ रही है, या जिस प्लेनेट में पंचमेश और सप्तमेश, पंचमेश, अष्टमेश, 5, 8 इत्यादि दिख रहे हो, उसमें जो है लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, जिसके साथ आपका लव रिलेशन बनता है। उसके भी फार्मूले थे, उस पर भी चर्चा होगी। डाइवोर्स कब होगा, तो डाइवोर्स के भी एक नियम होते हैं कि भाई पहला भाव, छठा भाव और 10वां भाव जब एक्टिवेट होता है किसी प्लेनेट में, तब डाइवोर्स के चांसेस बनते हैं, प्लस 8 या 12, 8 या 12 होना चाहिए, तभी जो डाइवोर्स के चांसेस होते हैं, और ऐसे टाइम पे शादी भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस मैरिज से रिलेटेड जो हमारा क्लास होगा, इसमें ये भी लिया जाएगा। कुछ लोग डाइवोर्स कुछ लोग डाइवोर्स ले लेते हैं, और प्रश्न ये करते हैं प्रश्न ये करते हैं कि हमारा जो है सेकंड मैरिज कब होगा। तो सेकंड मैरिज देखने का सिस्टम जो है वही होता है, और उसको भी जिसमें चर्चा में शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए। कल से तो कल भरते हैं, उसके परसों से बिना राशन चावल का अपने अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, ताकि किसी को बाद में भी आप लोग सुनेंगे तो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, ये जो है नक्षत्र और उनके स्वामी, ये चार्ट आप लोगों को दिया गया है, अश्विनी से लेकर के कृतिका तक, अश्विनी से लेकर रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं, और क्रम इनका यही रहता है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, और उसके स्वामी का नाम भी सामने दिया हुआ है, इसके स्वामी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप लोग निकाल लीजिएगा प्रिंट, या फिर नोट कर लीजिएगा ना। तो क्रम वाइज हमें इन नक्षत्रों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जानना चाहिए 27 नक्षत्र है। हमने एक नक्षत्र यहाँ पे लिखा, अभिजीत नक्षत्र। ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ, बाकी 27 नक्षत्र तो आपको किताबों से मिल जाता है। अभिजीत नक्षत्र कब होता है? अभिजीत नक्षत्र का नियम होता है कि दोपहर को लगभग 45 मिनट और रात को 45 मिनट। ठीक है, ये एक ऐसा मुहूर्त है जिस मुहूर्त में अगर कोई मुहूर्त ना मिल रहा हो, उस इस मुहूर्त को एक तरह से अभिजीत मुहूर्त है, नक्षत्र ना होकर के मुहूर्त है एक तरह से। तो इसमें हम कोई भी काम कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी शुभ काम कर, कोई उद्घाटन करना हो, कुछ काम शुरू करना हो नया, इसमें कर लेते हैं, शुभ मुहूर्त ना मिलना हो तो ये दोपहर को 12 बजे से, और 12 बजे से 22 मिनट पहले और 22 मिनट बाद। ठीक है, तो ये जो है उसको निकालने का सिस्टम ये होता है कि रोज का सूर्योदय निकालिए और सूर्यास्त निकालिए। ठीक है, और टोटल घंटे निकाल लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करने पे जितने घंटे आएंगे उसको सूर्योदय में जोड़ दीजिए। ठीक है, जब सूर्योदय में जोड़ेंगे, जितना जो टाइम आएगा उससे 22.5 मिनट पहले और 22 मिनट बाद तक का जो टाइम होता है वो अभिजीत मुहूर्त का होता है। वो कई बार 11:55 से भी होता है, कई बार 11:30 से भी होता है, कभी 11:45 से भी होता है। अलग अलग एरिया के हिसाब से, सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से वो निकलता है ना। सर्दी गर्मी में चेंज होता रहता है, तो निकालने का सिस्टम यही है, जो सटीक टाइम है। हर जगह का सूर्योदय का टाइम अलग होता है, कोलकाता का और दिल्ली का जो टाइम है 15 मिनट का डिफरेंस होता है लगभग। नेपाल का और दिल्ली का डिफरेंस होता है 15 मिनट, और लगभग 7 से 8 मिनट बनारस और दिल्ली का भी होता है, और कन्याकुमारी और श्रीनगर में भी लगभग 30 मिनट के आसपास अंतर होता है।
ठीक है। तो इंडिया का जो टाइम है और पाकिस्तान का टाइम, उसमें शायद आधे घंटे का अंतर होता है। तो हर जगह का टाइमिंग अलग अलग आएगा अभिजीत मुहूर्त का। और लेकिन सिस्टम अगर आपको पता रहेगा कि निकालते कैसे एक्चुअल, मैंने बताया कि 11:30 बजे से लेके पौने 12 से लेके छुट्टी है और क्यों? मेरा बोला क्यों खा लेते हो? कोई भी चीज बना रहे हो आप सफाई से बनाओ, झूठे में तो बना नहीं रहे हो, तो उसको वो तब फिर लगा देना चाहिए था ना। सर म्यूट कर दीजिए, आपका रिकॉर्डिंग में दूसरा आदमी का आवाज आ जाता है, सभी को म्यूट कर दीजिए। या गुड़ तो अगर आपको पता होगा तो वो टाइम आप निकाल लेंगे। ठीक है। कोई उड़ीसा, अगर मैंने बता दिया या किसी पंचांग में लिखा हुआ है कि अभिजीत मुहूर्त बनारस का पंचांग है, तो उसमें हर महीने के हिसाब से या पर डे के हिसाब से या डेली किसी पंडित जी ने बताया कि पौने 12 से लेकर के 12:30 तक, है ना, अभिजीत मुहूर्त है, लेकिन वो सिर्फ बनारस के हिसाब से बता दिया। कन्याकुमारी में कोई बैठा है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, वो कैसे निकालेगा? तो जहां बैठे हैं लोकल का जो है सूर्योदय टाइम निकालिए, सूर्यास्त निकालिए, दोनों का टोटल कीजिए, उसमें 2 से डिवाइड कीजिए, जो घंटे आएंगे उस घंटे को सूर्योदय में जोड़िए और 22:30 पहले से अभिजीत मुहूर्त शुरू हो जाएगा। लगभग वो 12 बजे के 10-20 मिनट पहले, 10-20 मिनट बाद तक होता है ना। इसको ध्यान रखिएगा, निकलने का सिस्टम यही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 13°20 का एक नक्षत्र होता है, तो 13°20 एक नक्षत्र को हम बताया गया था लास्ट क्लास में, उसको हम 9 भागों में बांटते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उप नक्षत्र। ठीक है। और उप नक्षत्रों के स्वामी जो है कौन होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। ठीक है। तो पहले जो है जो भाग होगा किसी भी नक्षत्र, आज मान लिया अश्विनी नक्षत्र को 9 भागों में बांटेंगे, तो पहले का स्वामी कौन होगा? केतु होगा। ठीक है। दूसरे भाग का स्वामी कौन होगा? शुक्र होगा। तीसरे का स्वामी कौन होगा? सूर्य होगा। चौथे का कौन होगा? चंद्रमा होगा। पांचवे का मंगल होगा। छठे का राहु होगा। उसके बाद गुरु होगा, फिर शनि होगा, फिर बुध होगा। तो ये क्रम जो है केतु से स्टार्ट होकर के और बुध तक जाता है। यही जो है हर नक्षत्र के जो 9 भाग होंगे उसके स्वामी यही प्लेनेट होते हैं। ठीक है। बेटा गौरीश, ये देखना कि ये लाइनिंग क्या आ रहा है। क्या करना है इसको? ये क्या करना है? बंद कर दो। क्लियर? ठीक है। तो ये निकालने का सिस्टम क्या है आप लोगों को बता देता हूं एक बार। अश्विनी नक्षत्र कितने डिग्री का होता है? 13°20 का। ठीक है। अब डिग्री एक डिग्री का मान कितना होता है बता सकते हैं? 4 मिनट से 60 मिनट होता है। ठीक है। तो 1 डिग्री का मान होता है 60 मिनट। तो 13 छके कितना होता है? 13 का अगर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 78 780 ठीक है। 13×6 = 78, 780। 13 डिग्री को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 780। ठीक है। और 20 मिनट भी आ गया, तो 13 डिग्री को हमने मिनट में बनाया तो 780 मिनट हुआ। और 20 मिनट पहले से हमारे पास, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना होता है? 800 मिनट हो जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 800 मिनट को बनाने के बाद से फिर हम इसका गणित करते हैं। ठीक है। फिर इसका हम गणित करते हैं। गणित का सिस्टम क्या है कि दशाओं का वर्ष जो होता है, दशाओं का जो वर्ष होता है वो होता है 120। ठीक है। क्या होता है? 120।
फिर हम क्या करते हैं, 800 को 120 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 800 को 120 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 6.667 आएगा, ठीक है। तो जो पहले का हमने बताया कि जो पहले भाग का स्वामी कौन होगा, केतु होगा। तो 7 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.67 को, तो आ जाएगा जो भी मान आएगा 46 मिनट 40 सेकेंड ना। तो पहले जो है 46 मिनट 40 सेकंड का जो स्वामी होगा वो केतु होगा, क्योंकि ये सभी मान बराबर नहीं होते, ठीक है। केतु को दशा कम मिला है, पावर कम मिली है, राज करने की क्षमता कम मिली है, 7 ही साल मिला है। तो उसके जो है जो डिवाइड करेंगे, जो भाग उसको देंगे कम का ही होगा। तो अश्विनी नक्षत्र में या किसी भी नक्षत्र में केतु को जो है 46 मिनट 40 सेकंड का ही मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी दशा होती है शुक्र की, ठीक है। तो अगली दशा स्वामी जो होता है शुक्र होता है। तो 800 को हम 120 से डिवाइड करें तो ही आएगा 6.67, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 डिग्री 13 मिनट और 20 सेकंड आता है। तो 46 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड में हम जब इसको जोड़ेंगे 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड को, तो ये 3 मिनट तक आ जाता है। देखिए ऊपर 40 सेकंड है, 20 को हमने जोड़े क्या हो जाए 60, ठीक है। तो 60 को 60 सेकंड हुआ, सेकंड को फिर हम मिनट बनाएंगे तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 1 मिनट हो जाता है। तो 6 में 1 7 हुआ, 7 3 10 और 4 1 5, 5 1 6 है ना। तो पूरा 60 होता जा रहा है। तो 1 मिनट फिर बन गया, तो 1 को हम यहाँ पे 2 में जोड़ देंगे, ये हमारा पूरा 3 डिग्री तक शुक्र का मान हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से 6.67 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मिनट का पावर जो है ये सूर्य को मिल जाता है। और इसी तरह सभी प्लेनेट के हम दशा वर्ष जो होते हैं, शुक्र का जो है सूर्य के बाद चंद्रमा 10 साल, चंद्रमा के बाद मंगल का 7 साल, राहु का 18 साल है ना, गुरु का 17 साल, शनि का जो है यहाँ पे 19 साल होता है, यहाँ दिन ही कट गया है। और बुध का जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये निकलता जाएगा। तो 13 डिग्री 20 मिनट तक पूरा अश्विनी नक्षत्र का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग सिस्टम को हमने बता दिया किस तरह से निकाला जाता है, गणित इसको मैनुअली आप कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसी तरह से पता नहीं, हमें प्रिडिक्शन में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, गणित का प्रिडिक्शन अलग तरीके से होता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। लेकिन सिस्टम पता होना चाहिए, कहीं किताबों में नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो सिस्टम किस तरह से निकालते हैं, सबलाड कितने डिग्री कितने मिनट का होता है, किसका मान कितना होता है, वो सिस्टम बताया आपको। अब ये देख लीजिए एक बार कि केतु जो है 0 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु होता है, 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक शुक्र का मान होता है, और 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक सूर्य का नक्षत्र होता है, ठीक है। सूर्य का नक्षत्र होता है। तो इसका स्वामी सूर्य हुआ ना, क्योंकि नक्षत्र फल न तक दे करके हम ग्रह किस प्रकार से हमारा फल देते हैं, तो ग्रहों के फल ही हम पढ़ते हैं, नक्षत्रों के फल नहीं पढ़ते। और हम आगे पढ़ेंगे भी ग्रहों के नक्षत्र। तो नक्षत्रों को न देख करके हम ग्रह यहाँ पर चुना है। तो ये ऊपर वाला चीज समझ में आ रहा है आपको, ये वाला 0 से 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री से 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? एक बार दोबारा समझाता हूँ, समझिएगा। 0 से शुरुआत होता है, तो पहला जो हमारा नक्षत्र होता है कौन होता है, अश्विनी नक्षत्र, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र का मान हुआ 13 डिग्री 20 मिनट। तो 13 डिग्री 20 मिनट से जो हम आगे बढ़ेंगे तो भरणी नक्षत्र आ जाएगा। तो भरणी का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। अश्विनी का स्वामी कौन होता है, केतु होता है, ठीक है। तो 13 डिग्री 20 मिनट का स्वामी केतु हुआ, और उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट का स्वामी शुक्र हुआ। तो 13 डिग्री 20 मिनट में हम 13 डिग्री 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26 डिग्री 40 मिनट। तो एक राशि जो होती है मेष राशि, वो कितने का होता है 30 डिग्री का। तो 26 डिग्री 40 मिनट के बाद बचा कितना, 30 में से हम 26 डिग्री 40 मिनट घटाएंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट। तो 3 डिग्री 20 मिनट का स्वामी कौन हो जाएगा, सूर्य। तो लास्ट का जो 3 डिग्री 20 मिनट बचा, ठीक है, 26 40 के बाद यहाँ बचा 20 डिग्री, और 27 के बाद से 30 कितना बचा 3 डिग्री। तो 3 डिग्री 20 मिनट का स्वामी सूर्य हुआ। तो और बाकी का जो 10 डिग्री बचा, 13 डिग्री 20 मिनट होता है,
3 डिग्री 20 मिनट आ गया मेष में, और बाकी का 10 डिग्री चला गया वृषभ राशि में, और तो शुरू के 10 डिग्री तक का स्वामी सूर्य हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है 4 राशियों तक जाता है और फिर ये रिपीट करने लगता है। ठीक है, और आप पाएंगे कि जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं, गंडमूल नक्षत्र वो कहाँ पे होते हैं, ये बुध के नक्षत्र में होते हैं, है ना। तो बुध जहां से खत्म होगा, बुध का नक्षत्र खत्म होगा, और जहां पे केतु, बुध के बाद कौन शुरुआत होगा, केतु शुरुआत होगा। ठीक है, कर्क राशि के बाद से कौन सा शुरुआत होगा, सिंह राशि। तो कर्क राशि में और सिंह राशि के शुरुआत में ये जो है गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। तो कुछ जो है, तो बुध का नक्षत्र जो हमारा गंडमूल नक्षत्र कहलाएगा, और इस यहां से फिर केतु शुरुआत होगा, और इस तरह से 3 क्रम जुड़ता है, और इस तरह से हमारे गंडमूल 6 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, उसकी लिस्ट आप लोगों को दी जा चुकी है। यही चीज हमने यहाँ पे नोट्स में अलग तरीके से बनाया कि 0 से 30 डिग्री तक मेष है, 30 से 60 डिग्री तक का स्वामी वृषभ है, ये राशियों का है। ठीक है, इसको आप चाहेंगे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा 360 डिग्री पूरा हो जाता है राशियों का। ये 10 दशाओं का क्रम है। ठीक है, अश्विनी, पहले अगर किसी का जन्म हुआ इसमें अश्विनी नक्षत्र में, ठीक है, मेष राशि में, उसका स्वामी कौन होगा, मेषु होगा, मेष होगा, और दशा किसकी चलेगी, केतु की दशा चलेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ मेष राशि में, और चंद्रमा जो है कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, या 13 डिग्री का है। ठीक है, तो 13 डिग्री का हुआ, अर्थात वो अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, और दशा किसकी चलेगी, केतु की चलेगी। ठीक है, लेकिन अब सब इसको सिस्टम क्या है कि पूरे 13 डिग्री 20 मिनट का दशा वर्ष कितना होता है, 7 वर्ष होता है ना। तो अगर 1 डिग्री का होगा तो कुछ टाइम बीत चुका है, और 12 डिग्री अभी बचा हुआ है, तो दशा कितना बचा हुआ है, लगभग 6 साल के आसपास, है ना, 5.5 साल के आसपास। तो 550 साल केतु की दशा चलेगी। लेकिन अश्विनी नक्षत्र में ही 12 डिग्री पे अगर जन्म हुआ किसी का, मेष राशि में 12 डिग्री पे है चंद्रमा, तो बचा कितना, 1 डिग्री 20 मिनट। तो केतु की दशा कितनी बची रहेगी, मुश्किल से 1-1.5 साल, है ना। तो फिर उसके बाद शुक्र की दशा शुरू हो जाएगी। तो ये आपको मोटा मोटी समझाने के लिए है कि अगर डिग्री में कितने डिग्री पे जन्म के टाइम पे चंद्रमा कितने डिग्री पे है, उसी हिसाब से दशा का क्रम निकाला जाता है ना। तो जब आप सरल ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसमें पूरा विस्तार से दिया हुआ है, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर समझ में ना आए तो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, उसको कोरिलेट करेंगे, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए उसी तरह से वृषभ राशि में, नहीं, मेष राशि में 14 डिग्री का कोई 14 डिग्री पे चंद्रमा है, और किसी का जन्म हुआ। ठीक है, चंद्रमा 14 डिग्री पार कर चुका है, अर्थात उसका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, और उसका स्वामी कौन हुआ, शुक्र हुआ। तो उसकी शुरुआत किसकी दशा से होगी, शुक्र की दशा से शुरुआत होगी, है ना। आप चंद्रमा को देख के बता सकते हैं कि इस जातक की दशा कौन सी चल रही है ना। दशा जो है कौन सी चल रही, कुंडली बनाने के पहले डिग्री आपने देख लिया, चंद्रमा कितने डिग्री पे है जन्म के टाइम पे, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन से प्लेनेट की दशा शुरुआत होगी। बच्चा मतलब सिर्फ लग्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देख करके आप बता सकते हैं कि केतु के नक्षत्र में होगा तो बच्चा थोड़ा बीमार होगा, है ना, क्योंकि केतु बुरा प्लेनेट है ना। और केतु अगर 6-8-12 में बैठा हुआ है लग्न के अनुसार, तो शायद स्थिति गंभीर हो जाएगी, बच्चा बीमार रहेगा, है ना। लेकिन अगर शुक्र के नक्षत्र में जन्म हुआ तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, है ना, सुंदर भी होगा। तो चंद्रमा को देख करके आप बता सकते हैं कि बच्चा सुंदर होगा। लोग कैसे बताते बच्चा सुंदर होगा ना, इतने अच्छा लोगों को ध्यान रहता है कि चंद्रमा इस नक्षत्र में है, इतने डिग्री पे है, याद रहता है। तो जो लोग रोज ये काम करते हैं, पंचांग देखते हैं, उनको ज्यादा ध्यान रहता है। तो लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, लड़की सुंदर होगी या लड़का सुंदर होगा, ये दशा चलेगी तो बच्चा स्वस्थ भी होगा, है ना, मोटा मोटी उन्हें अंदाजा रहता है। तो हम डिग्री को देख करके किस प्लेनेट की दशा चलेगी ये अनुमान लगा सकते हैं। मान लीजिए कि जो है कृतिका नक्षत्र में मतलब मेष राशि के लास्ट के 28 डिग्री पे, 28 डिग्री पे किसी का जन्म हुआ, 28 डिग्री पे, तो कौन सा नक्षत्र होगा, कृतिका नक्षत्र होगा, क्योंकि 26 डिग्री 40 मिनट के बाद से कृतिका नक्षत्र आ जाता है। 3 डिग्री 20 मिनट, लास्ट का 3 डिग्री 20 मिनट
का स्वामी सूर्य होता है, तो कृतिका नक्षत्र होता है। तो जन्म के टाइम किसका नक्षत्र, किसकी दशा चलेगी, सूर्य की चलेगी, है ना, सूर्य की दशा चलेगी, तो सूर्य की दशा अच्छी मानी जाती है। लेकिन किसी का भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ और 14 डिग्री पे चंद्रमा उस समय है, तो फिर आप क्या कहेंगे, इसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है ना। ऐसे ही चार्ट देकर के आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। उसके पीछे कारण क्या है कि बच्चा जब जवान होता है, 20 साल की दशा वो पार कर चुका होता है, उसकी एजुकेशन टाइम जो होता है वो 20 साल के आसपास होता है। बाकी के 6 साल जब आएगा तो वो सूर्य की दशा में आएगी। सूर्य कारक किसका है, गवर्नमेंट जॉब का। चंद्रमा किसका कारक है, गवर्नमेंट जॉब का। तो ये दोनों की दशाएं उसे मिलेंगी, कब मिलेंगी, जब उसे नौकरी चाहिए, है ना, जब नौकरी चाहिए उसमें सूर्य की दशा आएगी। ऐसे लोग क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन जन्म उसका कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो सूर्य की दशा तो बचपन में आ गई, तो ऐसा बच्चा गवर्नमेंट जॉब के बारे में कम सोचता है ना। तो भरणी नक्षत्र वाले गवर्नमेंट जॉब के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो ये थोड़ा, अब जब हम इतना ध्यान से इतना प्रयास करेंगे तब जाकर के हमें ये मोटा मोटी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा जो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। बाकी दशा देखना, चार्ट देखना, प्लेनेट कहाँ बैठा, वो बात की बात है, मोटा मोटी अंदाजा लग जाता है छोटी छोटी चीजों से। तो इस तरह से किस डिग्री से किस डिग्री तक किस प्लेनेट का मान होता है, उसका स्वामी कौन है, दशा वर्ष कौन सा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब नोट्स मैं आपको पहले दे चुका हूँ कि कौन सा राशि है, अग्नि तत्व है, चर राशि है, स्वामी कौन है, सब पहले दे चुका हूँ। जो जिनको बाद में मिला, जो लोग बाद में आए वो लोग भी नोट कर लीजिएगा। ये सब चीजें व्यवसायिक ज्योतिष जो भी है, ये आप लोगों को प्रोफेशन में चर्चा की जाएगी, और इसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग। अपने स्वामी द्वारा दृष्ट भाव की वृद्धि, जो प्लेनेट अपने स्वामी द्वारा दृष्ट होता है वो उस पे उसकी वृद्धि हो जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है ना। जैसे मंगल, जैसे इस चार्ट में देख लीजिए, शुक्र जो है कहाँ पे देख रहा है, 10वें भाव को देख रहा है, नहीं, शुक्र जो अपने घर में बैठा हुआ है तो ये तो बढ़िया है ही, लेकिन अपने भाव को जो देखता है, मंगल कहाँ पे है, मंगल यहाँ पे है, तो मंगल यहाँ पे देख रहा है तो इसमें वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो विस्तार से इसमें चर्चा की गई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है, बहुत सारी कुंडली चर्चा की गई है, देख लीजिएगा, समझ में आएगा। आगे मैं इस पर चर्चा फिर करूंगा भी, है ना। क्या हो रहा है ये क्लियर, क्या हो रहा है अपने आप। आज हमारा जो है प्रयास था कि सब लॉर्ड पे आए, ठीक है। ये अखंड साम्राज्य हो गए, ये भी जो है हम आपको पीडीएफ निकाल लीजिएगा, जब प्रोफेशन में आएंगे तब इस पर चर्चा होगी। और कुछ प्रयासों द्वारा हम किसी के भाग्य में वृद्धि भी कर सकते हैं, अखंड साम्राज्य बना भी सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रयासों से। ये दिशाओं के स्वामी है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एक चर्चा आप लोगों से नहीं की गई, 9 प्लेनेट के बारे में चर्चा की गई थी, 9 ग्रह कौन कौन से हैं, उनके स्वभाव, उनका चरित्र, उनका कारकत्व चर्चा किया गया था। एक हमारा प्लेनेट है यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, प्लूटो, ठीक है, 3 प्लेनेट आते हैं जिनकी साइंटिस्ट तो कहते हैं कि हमने खोजा है, कब खोजा, 40-50 साल पहले, ठीक है। इंडिया के साइंटिस्ट नहीं कहते, विदेशी साइंटिस्ट कहते हैं, लेकिन हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बहुत पहले से है और उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें जो है आप देख लीजिएगा, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो के बारे में हमने लिख दिया है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। यूरेनस का ऊपर है, नेपच्यून का नीचे है, अरुण, वरुण और यम। तो नेपच्यून हो गया और यहाँ पे यम, प्लूटो, ठीक है। प्लूटो के बारे में भी चर्चा की गई है, इसका स्वामी जो है स्कॉर्पियो होता है। ग्रहों की दृष्टियां जो है 7वीं होती हैं, सबकी 7वीं होती है। राहु केतु गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं होती है, शनि की तीसरी, 7वीं, 10वीं होती है। तब आपने
अब हमें चर्चा ये करनी है कि हम जो है प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, प्रिडिक्शन कैसे करेंगे। तो प्रिडिक्शन करने के पहले जो है हमें अ, हमें ये जानना है कि हम प्रिडिक्शन का हमारा स्रोत क्या होगा, सिस्टम क्या होगा। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं केपी सिस्टम पढ़ रहे हैं, और केपी सिस्टम में हमें ग्रह ग्रह नक्षत्र और सबलार्ड तीन को आधार बना करके प्रिडिक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग जितना चाहेंगे नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों को बहुत काम आएगा, छोटे छोटे नोट्स हैं। ठीक है, लास्ट में हमने यहाँ पे डाला है मैरिज। ठीक है, मैरिज से हम चर्चा शुरुआत करते हैं, विवाह से। तो विवाह के कुछ नियम होते हैं, कौन कौन से भाव वहां पे एक्टिवेट होता है तो विवाह होता है। तो इस मैरिज का जो फार्मूला है, मैरिज कब कब होगा कब नहीं होगा, वो हमने नोट्स में दिया हुआ है सबसे लास्ट में। ठीक है, जिसमें 7वां भाव, दूसरा भाव, 11वां भाव ये कारक होता है। 7वां भाव विवाह का कारक होता है, दूसरा भाव परिवार का कारक होता है, और 11वां भाव इच्छा पूर्ति का कारक होता है। बेसिक में मैं पहले दूसरे क्लास में समझा चुका हूँ। ठीक है, विवाह का समय कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं हम, 2 7 11 देखते हैं, अंतरदशा में 2 7 11 देखते हैं, प्रत्यम दशा में देखते हैं, तो विवाह होगा। 2 7 11 जरूरी नहीं है पूरा हो, लेकिन 7 11 होगा तो भी हो जाएगा, 2 7 होगा तो भी हो जाएगा, 2 11 होता तो भी हो जाता है, लेकिन वहां पर 1 10 नहीं होना चाहिए, है ना। तो कुछ शर्तें हैं, लेकिन वो अनुभव से पता चला है जब हम चार्ट देखेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से हम देखेंगे, नोट्स को बना दिया गया, नोट्स आपको दे दिया। उसी तरह डाइवोर्स का होता है 1 6 10 का प्लस 8 12। ठीक है, 8वां और 12वां एक्टिव होगा तो डाइवोर्स होता है। और इसमें हमने ट्रांजिट कैसे देखते हैं ना, ट्रांजिट के नियम होते हैं जो गुरु और शनि से देखा जाता है। ठीक है, वो भी दारा कारक प्लेनेट। आप लोगों को जेमिनी के 6 कारक बताए थे, 7 कारक, जेमिनी के 7 कारक बताए थे। पहला था आत्म कारक, दूसरा अमात्य कारक, तीसरा मात्य कारक, भातृ कारक, चौथा मातृ कारक, भ्रातृ कारक, पुत्र हाँ कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक। तो 7th पोजीशन दारा पे आता है कारक। दारा कारक। तो हमारा जो दारा कारक है ना, ये प्लेनेट ट्रांजिट में बड़ा अहम रोल निभाता है। ठीक है, दारा कारक जो होता है ट्रांजिट में अहम रोल निभाता है। ये ये जो दारा कारक है, ये दारा कारक है, इस दारा कारक प्लेनेट जो भाव में होगा, जिस भाव में होगा कुंडली के, उस पे शनि और गुरु की मार्गी या वक्री दृष्टि पड़ती है तभी शादी होती है। तो प्रत्येक चार्ट में हम बार बार इसको देखेंगे, याद हो जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है ना। जब हम 10 15 20 चार्ट देख लेंगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। सिस्टम यही है। और दारा कारक को हम पहले देखते हैं, फिर उसमें ट्रांजिट चेक करते हैं। गोचर का नियम विवाह के समय, है ना, ये हमें ट्रांजिट चेक करने के लिए कुछ नियम जितना मेन है हमने लिख दिया है, बाकी प्रैक्टिस में चर्चा हो जाएगी। एक इसमें हमने वो नहीं लिखा, पार्श्वकारी दृष्टि। पार्श्वकारी दृष्टि ऊपर जब हम ऊपर जो प्रयास था उसमें ऊपर के एक पेज में ग्रहों की दृष्टियों में था, पार्श्वकारी दृष्टि आया होगा ऊपर, देख लीजिएगा। तो उस वो होता है कि जिस प्रकार से 7th भाव है और 7th के आगे पीछे, अर्थात 6ठे में और 8वें में अगर कोई प्लेनेट बैठ जाए तो उसको पार्श्वकारी दृष्टि मानते हुए एक दूसरे भाव पे देखेगा और एक 12वें को देखेगा। तो लग्न में अगर दारा कारक है तो पार्श्वकारी दृष्टि लागू हो जाती है और शादी हो जाती है। तो वो कुछ कुछ लग्नों के लिए लागू होता है, सभी के लिए लागू नहीं होता समय समय पर। जैसे मान लीजिए अभी अभी मीन राशि में गुरु है, ठीक है, और मकर में शनि है, तो मकर और मीन के बीच में कौन आएगा, कुंभ आएगा, है ना, अभी कुंभ आएगा। तो वृषभ राशि के लिए ये लागू हो जाएगा। ठीक है, वृषभ राशि के लिए लागू हो जाएगा, वृषभ लग्न हो तो फिर शादी उसकी हो जाएगी। तो अलग अलग लग्नों के हर समय समय पर भी शनि आगे बढ़ जाएगा तो ये पार्श्वकारी दृष्टि का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। विवाह कब कब नहीं होगा वो हमने लिखा है, 2 3 8 हो, 3 7 11 हो, 3 6 8 या 12 हो, है ना। तो इस समय विवाह होने में दिक्कतें आती हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है जो ज्यादा पॉजिटिव होने पर विवाह की संभावना ज्यादा होती है, जब नक्षत्र और सबलाट स्तर पर शुक्र ही हो।
क्या हो, नक्षत्र या सबलाट स्तर पर शुक्र हो, या नक्षत्र या सबलाट स्तर पर दारा कारक प्लेनेट हो, या फिर नक्षत्र नक्षत्र स्वामी दारा कारक प्लेनेट हो और उप नक्षत्र पे शुक्र हो। अर्थात दारा कारक को और शुक्र को हम बहुत ज्यादा महत्व का मानते हैं। ठीक है, जब नक्षत्र तारक और सबलाट स्तर पर दारा कारक ग्रह हो। ठीक है, वही चीजें जो मैंने बताया। ऐसी कौन सी दशा है जिसमें दशा में विवाह नहीं होगा, अंतरदशा में विवाह नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। हम तो अनुभव में, अपने अनुभव से जो चार्टों में पाया जाता है उसको हमने नोट किया है ना, किताब से नहीं लिया गया। जो अनुभव में क्लास पढ़ाते समय जो हमने पीछे चर्चा करते हैं लोगों से, जो चार्टों पे निकल के आता है वो फार्मूला लगा दिए हैं। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेट विवाह के कारण, है ना, लेट विवाह कारण होता है कि जब जब हमारा शुक्र दसम भाव में हो, शुक्र चतुर्थ भाव में हो, शुक्र 12वें भाव में हो, शुक्र 6-8 में हो, तो विवाह में लेट होता है। वो 30 के बाद ही शादी होती है ना। कुछ का नियम है, शनि सप्तम में हो तो शादी लेट होती है ना, गुरु सप्तम में हो तो शादी लेट होती है। तो हमें दारा कारक और शुक्र पे ज्यादा ध्यान देना, और शनि पे। दारा कारक प्लेनेट अगर 4, 10, 8, 12 में हो तो शादी लेट होती है, शुक्र छठे में हो तो शादी लेट होती है। तो ये हमें नोट करके रखना है, दारा कारक प्लेनेट और शुक्र। और इतना याद रहेगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि अभी इसकी उम्र 24-25 है, 30 में शादी होगी, तो अभी 4-5 साल कोई शादी नहीं होनी है। मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है। और हम प्रैक्टिस में भी जब चार्ट देखेंगे तो उसको भी चेक करेंगे ना ध्यान से। जब सप्तमेश छठे भाव में बैठा हो तो ऐसे कि एक शादी जरूर टूटती है, डाइवोर्स जरूर होता है। ठीक है, विवाह तो लेट होगा ही। अगर शुक्र ही सप्तमेश हो, मतलब मेष लग्न हो, और आप लोगों को बताया भी गया लास्ट के 3-4 क्लास पहले, 3-4 क्लास पहले, कि शुक्र अगर मेष लग्न हो और शुक्र छठे में चला जाए तो फिर शादी में दिक्कत होती है। कोई भी प्लेनेट सप्तमेश होकर छठे में चला जाता है तो ऐसे लोगों के डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बस खत्म हो गया यहाँ पे। और तो आप लोगों को ये एक बार पीडीएफ है, इसे नोट कर लीजिएगा या इसे निकाल लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हमें केपी सिस्टम को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं। ठीक है, तो वो चीजें हम आपको सिस्टम एक बार समझाते हैं। कॉपी पेन अगर आप लोगों के पास हो तो 2 मिनट का टाइम देते हैं, है ना, आप लोग ले लीजिए। अपने हाथ से अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोग को याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाएगा। ठीक है, तो राहु केतु का हम नंबर कैसे लिखते हैं वो बताएंगे, और बाकी प्लेनेट का भी बताएंगे। तो एक बार अपने हाथ से जब लिखेंगे ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कंप्यूटर में तो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा लिंक, लेकिन हाथ से भी बनाएंगे, मेरे साथ बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वह कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है,
तो आप लोग कॉपी पेन लेकर आ चुके होंगे, ऐसा है। और चलिए, ये एक चार्ट है और आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है, कोई कुंडली दिख रही है बनी हुई? जी सर। ठीक है, ये डिटेल है 30 सितंबर जी सर। 30 सितंबर 1983, ठीक है। और शाम को 5:20 पे इनका जन्म हुआ है और इसको हम लगा लेते हैं मैरिज। ठीक है, मैरिज। तो ये कलरफुल आ गया थोड़ा सा ना, निगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पे। कुशीनगर के पास, गोरखपुर के पास पडरौना एक जगह है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और इनका मैरिज हुआ था 7 जुलाई 2017 को, ठीक है। हमारे देख रेख में हुआ था, काफी दिक्कतें शादी में आ रही थी और बहुत प्रेशर करने के बाद से, लड़के लड़की दोनों को प्रेशर करने के बाद से किसी तरह से शादी हुई थी। शादी का योग ही नहीं बन रहा था। तो आप समझिए इसमें लगभग 23 और 33 और 4, लगभग 27 साल, 17 साल की उम्र पहले निकल गई, 17 साल और 17 34 साल की उम्र में लगभग शादी हुई, 33-34 साल की उम्र में काफी लेट शादी हुई। तो उसके पीछे जो है कारण क्या था, इसका जो है मरकरी 7th का स्वामी है, वो छठे भाव में आ गया, पहला कारण ये। दूसरा कि सूर्य अगर सप्तम में होता तो भी ये दिक्कत करता है, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव को नष्ट कर देता है, उसके प्रभावों को, कारक तत्वों को नष्ट करने का प्रयास करता है, काफी दिक्कतें होती हैं मैरिड लाइफ में। और वीनस, वीनस इनका कहाँ बैठा है, छठे भाव में बैठा है। तो हमारे पास नियम क्या है, दारा कारक छठे में नहीं आना चाहिए, वीनस छठे में नहीं आना चाहिए, सप्तमेश छठे में नहीं आना चाहिए। अब दारा कारक कौन सा होता है, जो प्लेनेट सबसे कम डिग्री का होता है। सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट इनका है कौन सा है, एक बार चेक करते हैं। सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट है, देखिए यहाँ पर वीनस ही है, ठीक है। 3 डिग्री का प्लेन है वीनस, सबसे कम डिग्री का, अर्थात वीनस जो है इनका दारा कारक बना हुआ है जो सबसे कम डिग्री का है, ठीक है। तो वीनस अर्थात दारा कारक भी छठे में चला गया, सप्तमेश भी छठे में चला गया, वीनस भी छठे में चला गया, और शुक्र सूर्य जो है खुद सप्तम भाव में बैठा हुआ है ना। तो यहाँ पर एक शादी तो हो, इनकी इनकी शादी में दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना, इनकी शादी में दिक्कतें नहीं आएंगी। उसके पीछे कारण क्या है कि छठे का स्वामी, मतलब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि छठे का स्वामी सप्तम में चला गया और सप्तम का स्वामी छठे में चला गया। एक दूसरे के राशियों को, एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे के घरों को बांट लिया, शेयर कर लिया इन्होंने। छठा भाव डाइवोर्स का है और 7वां भाव मैरिज का है। तो इनके शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, डाइवोर्स नहीं होगा। लेकिन बाकी लेट मैरिज का योग बना हुआ है, क्योंकि सूर्य कम से कम लेट शादी का तो योग बनाता ही है। हाँ, वो प्रभाव नहीं करेगा जो सूर्य जो है होता है 7th में, तो लोगों के मैरिड लाइफ को खराब कर देता है, जला देता है, आपस के प्रेम को खत्म कर देता है, वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी वीनस जो छठे में बैठा है, मरकरी छठे में बैठा है, ये शादी में लेट तो कराएंगे ही कराएंगे, है ना। बाकी और कोई उसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब होता है कि ये तो लग्न कुंडली के द्वारा हमने छोटा छोटा बता दिया आपको, शादी लेट हुई है और इस तरह से हम प्रिडिक्शन, हर चार्ट अलग अलग होता है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्पज क्या होता है, हम दशा देखते हैं, पहले तो ये चार्ट लग्न कुंडली देखेंगे, दशा देखेंगे, और ये नक्षत्र चार्ट देखते हैं। नक्षत्र चार्ट कहाँ बना है, ये देखिए नीचे बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर पाएंगे कि पीएल लिखा हुआ, प्लेनेट, पीएल मतलब क्या होता है, प्लेनेट, ग्रह, ठीक है।
उसके नीचे क्या लिखा है, स्टार लॉर्ड, STL, स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र स्वामी, ठीक है। फिर क्या नीचे लिखा है, सब लॉर्ड, इसको उपनक्षत्र स्वामी भी कहा जाता है। तो अब जो केतु है इसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। मरकरी जो है इसके अंदर भी नंबर लिखे हुए हैं, स्टार लॉर्ड मरकरी है केतु का, और सब लॉर्ड जो है राहु है, इसके अंदर भी नंबर लिखे हुए हैं, और यही नंबर हमें देखना है ना, 2, 7, 11। जैसे हमें केतु में दशा चली तो उसमें 2, 7, 11 देखना है तो शादी होगी, अन्यथा नहीं होगी, और 1, 6, 10 कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तो इसी तरह से हमें सभी प्लेनेट को देखा जाता है और प्रेडिक्शन किया जाता है। ये स्पेशल चार्ट था, इसलिए इसको हमने अपने देखा है, इसको यूज, इसको शादी किस प्रकार से हुई और क्या क्या योग बनते हैं, इस पर चर्चा होगी। बाकी बहुत सारे चार्ट तो नॉर्मल होते हैं, बहुत सारे चार्ट बाहर काफी टिपिकल भी होते हैं। कल भी एक एयरफोर्स के आए थे लोग, और लड़का है लगभग 30 के आसपास, 32 के आसपास, लेकिन मुझे दिख रहा है अभी 4 साल शादी नहीं होगी, उसके चार्ट में शादी का योग ही बहुत कमजोर है ना। तो अभी मैंने कहा 2-4 साल तो शादी नहीं होगी, काफी दिन से लोग ढूंढ रहे हैं, हो नहीं रही है। उस पर भी चर्चा कर लेंगे आप लोगों से 2 दिन में, अगले हफ्ते तक। तो हमारे लिए क्या देखना, दशा चार्ट। तो दशा तो अब सभी को पता है, ज्योतिष के जो लोग जानकार हैं, दशा कैसे आती है ना। तो एस्ट्रोसेज में आप खोलेंगे वहां पे दशा आती है, दशा कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है। लग्न कुंडली क्या होती है, प्लेनेट कहाँ कहाँ बैठे, सब चीज आप लोगों को पता है। लेकिन ये नक्षत्र चार्ट भी आपको कि एस्ट्रोसेज में मिल जाएगा। मैं उसका वीडियो बना के भेज दूंगा कि किस प्रकार से हम एस्ट्रोसेज में ये चार्ट निकालते हैं, ठीक है। नक्षत्र चार्ट कहाँ होता है, ये हम आपको वीडियो बना के भेज देंगे। किसी के पास नहीं होगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि भाई मुझे नहीं यूज करने आता, तो मैं एस्ट्रोसेज से बता दूंगा निकाल के, ठीक है। तो हमें ये नक्षत्र चार्ट में नंबर कहाँ से आते हैं, इसका विशेष महत्व है, ये हमें समझ में आना चाहिए। ये क्लियर होना चाहिए दिमाग से कि यह नंबर आता कैसे और प्रभाव कैसे देता है, ठीक है। तो इसको हमें समझने का प्रयास है। लास्ट क्लास में हमने समझाया था, कुछ लोग उपस्थित थे, कुछ लोग नहीं थे। इसको फिर समझा देता हूँ, इसको बना लीजिए। राहु केतु का नहीं समझाया था, तो आज राहु केतु का भी समझाऊंगा, ठीक है। तो कॉपी पेन ले लिया होगा आपने, और मैं भी ले लेता हूँ ताकि आप लोगों के साथ साथ बनाता चलो। बाकी प्लेनेट का मैं बता देता हूँ, राहु केतु का कैलकुलेशन हम कर लेंगे, है ना। तो देखिए जो है, केतु, मरकरी, राहु, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले वीनस को पकड़ते हैं, ठीक है। सूरज समझाते हैं कि वीनस या मरकरी पकड़ते हैं सबसे पहले। ये मरकरी देखिए, मरकरी मतलब कहते हैं बुध। बुध देखिए चार्ट में सॉरी, ये जो नंबर बनाते हैं, ये नंबर बनाते हैं हम केपी चार्ट, निर्वन भावचलित चार्ट से बनाते हैं, ठीक है। तो भावचलित चार्ट नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो भावचलित चार्ट में देखेंगे मरकरी कहाँ पे बैठा हुआ है। मरकरी कहाँ पे बैठा हुआ है, मरकरी बैठा है 6ठे भाव में, ठीक है। कर्क राशि में 6ठे भाव में बैठा है, और इसकी राशि कौन कौन सी होती है, मिथुन और कन्या। तो मिथुन कहाँ बैठा है, 4th भाव में, और कन्या कहाँ पे है, 7th भाव में। तो इसके नंबर क्या क्या हुए, 4, 6, 7, ठीक है। बुध के क्या नंबर हुए, बुध की राशि मिथुन 4थे भाव में है, बुध खुद 6ठे भाव में बैठा है, और बुध की राशि सप्तम में है। तो क्या नंबर बना, 4, 6, 7। तो हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4, 6, 7, ठीक है। इसी तरह से हम शुक्र को पकड़ते हैं। शुक्र की राशि कौन कौन सी होती है, वृषभ राशि और तुला राशि। तो वृषभ कहाँ पे है, 3rd भाव में है, तुला कहाँ पे है, 8म में है। चार्ट में जो चार्ट में जो लिखा हुआ है, 4th हाउस में भी कर्क है, 5th में भी कर्क है, मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज के बारे में। हाँ, 4th भाव में भी कर्क है, और 5th में भी कर्क है। 4th हाउस में, सॉरी, 5th नहीं, 5th में भी कर्क है, 6th में भी कर्क है। हाँ, 6 में भी कर्क है, और 5th में भी कर्क है। तो यहाँ पे कई बार राशियां विलुप्त हो जाती हैं। सिंह राशि यहाँ पे विलुप्त हो गई है, और कर्क राशि ने दोनों भावों को कब्जा कर रखा है ना। वो लग्न की डिग्री के आधार पे कैलकुलेशन जब वो किया जाता है, तो सिंह, आपने कभी देखा होगा ना कि जब हम नक्षत्रों की चर्चा करते हैं, किसकी, कहा जाता है कि हमारे जो हमारा
तिथि है ना, कि तृतीया तृतीया तिथि लोप हो गई है ना, और हाँ द्वितीया लोग 2 तो दिन हो हाँ जी गए, हाँ 2 दिन हो गई है। तो कहाँ पे चर्चा हाँ जी होता है? हाँ जो सूर्य की जो दृष्टि चाल होती है और चंद्रमा का दृष्टि चाल होता है, दोनों का जो अंतर होता है, उस आधार पे हम तिथियों के बनाते हैं, है ना, कैलकुलेशन में। उसी आधार पे ये लग्न और प्लेनेट की जो डिग्री होती है और लग्न की जो डिग्री होती है, दोनों के डिफरेंस के आधार पे ये भाव चेंज होते हैं। तो कई बार जो है यहाँ पे भाव राशियां राशि विलुप्त हो जाती है, और कई और एक दूसरी राशि डबल हो जाती है ना। तो कल वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके आधार पे निकलता है ये। तो जो तिथियों नहीं का समस्या, इसमें हम इस चार्ट में हम अगर सूर्य की दशा देखेंगे, मान लो सूर्य किस घर में बैठा हुआ, वो तो चलो ठीक है, 7th हाउस में बैठा हुआ वो ठीक है। सूर्य का मालिक कौन है, सूर्य किस भाव का मालिक है, वो तो क्लियर होगा ही नहीं इसमें तो कुछ। नहीं होगा। तो यहाँ पे सूर्य सिर्फ सप्तम का ही फल देगा। देखिए यहाँ हाँ पे जी हाँ, साथ में वही मैं कह रहा हूँ सिर्फ। हाँ जी हाँ हाँ यस यस सिर्फ सप्तम का फल देगा, ये अपने भाव का फल देगा ही नहीं। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, ये नहीं अपने होगा ना। भाव का, हाँ अपने भाव का फल नहीं देगा ये। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सूर्य आ भी गया, सूर्य के आगे सिर्फ 7 नंबर लिखा है। ठीक है। इसकी राशि गायब हो गई तो राशि का फल नहीं देगा ये। ठीक है। तो सूर्य के आगे सिर्फ 7 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है। तो सिंह राशि गायब होगी तो सिंह राशि का फल नहीं मिलेगा सूर्य को, उसका प्रभाव खत्म हो गया। वो सिर्फ एक ही भाव का फल देगा, और सप्तम भाव का फल देगा अपनी दशांतर दशा में। ठीक है। तो अब उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, वीनस के बाद सूर्य, सूर्य के बाद से चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा पे चौथे भाव में चंद्रमा बैठा है, और उसकी राशि यहाँ पे देखेंगे ना, चौथे में बैठा है, और राशि कहाँ पे है? पंचम में भी है और छठे में भी है। ठीक है। चंद्रमा चौथे में भी बैठा है, और नहीं, पंचम भाव में भी उसकी राशि है कर्क राशि, और छठे में भी है। और चंद्रमा बैठा कहाँ पे 5वें है? में 6ठे में दोनों। हाँ, 5वें, छठे और 4th में बैठा है। तो चंद्रमा को पावर बढ़ गई यहाँ पे, चंद्रमा चौथे का भी फल देगा, पंचम का भी देगा, और छठे का भी देगा। जबकि सूर्य की पावर घट गई इस कुंडली में, है ना। तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं सोचता। बहुत सारी मतलब पावर सूर्य की घट गई, चंद्रमा की पावर बढ़ गई है। तो 4, 5, 6 यहाँ पर चंद्रमा को मिल गया, सूर्य की पावर घट के सिर्फ 7 नंबर तक सिमट गई है ना, 7वें भाव तक। चंद्रमा के बाद से हम जुपिटर यहाँ लेते हैं। जुपिटर में क्या है कि जुपिटर हमारा 10th का स्वामी है, 10th भाव का, और लग्न का स्वामी है, क्योंकि मीन लग्न है। तो 1 और 10, और गुरु बैठा कहाँ पे है? 9th में बैठा था, 1, 9, 10। ठीक है। 1, 9, 10। तो गुरु को जो है के सामने हम 1, 9, 10 लिख देंगे, है ना। 1, 9, 10 भाव का फल गुरु अपने टाइम दशांतर दशा में देगा। इसी प्रकार से मंगल, मंगल दूसरे का स्वामी है और 9th का स्वामी है। तो 2 और 9 तो आएगा ही आएगा। मंगल बैठा छठे भाव में, तो 2, 6, 9। ठीक है। मंगल के बाद क्या आया? सैटर्न। सैटर्न में क्या है? सैटर्न देखिएगा कि सैटर्न की दो राशियां होती हैं, कुंभ और मीन। और इस मीटर चेक कर देखना, मकर और कुंभ। तो मकर यहाँ पे 2 राशियों को कवर, मकर 2 राशियों को कवर कर लिया है, और कुंभ राशि यहाँ पर गायब हो गई है। चूंकि वो शनि की राशियां हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और शनि बैठा है, शनि इनका बैठा है 7th में। तो 7, 11 और 12 शनि के सामने क्या नंबर लिखा है, बार चेक करते हैं। शनि के सामने 7, 11, 12। ठीक है। और फिर लगभग सभी प्लेनेट का हो गया। अब हम बात करेंगे कि नंबर, ये नंबर आए कहां से, आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं राहु और केतु के। ठीक है। तो राहु केतु के नंबर बनाने के नियम होते हैं। पहला होता है, नोट कर लीजिएगा, राहु जिस राशि में बैठता है, उस ग्रह जिस राशि में बैठता है उसके स्वामी का भी फल देता है। ठीक है। राहु जिस राशि में बैठता है, राहु कहाँ बैठा लग्न कुंडली में, चेक कीजिए तो लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है राहु? 3rd में बैठा है। ठीक है। 3rd में बैठा है। इसका स्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र के नंबर यहाँ पे देखिए क्या है, शुक्र के नंबर क्या है? शुक्र का नंबर 3, 6, 8। तो लिखिए, राहु शुक्र की राशि में है, तो इसके 3, 6, 8।
ठीक है, 3, 6, 8 लिख लिया हमने। उसके बाद से राहु केपी कुंडली में कहाँ पे है, वो 3rd भाव में है। ठीक है, तो 3 भाव पहले आ चुका है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 नंबर केपी कुंडली में 3रे भाव में। राहु को जो प्लेनेट देख रहा है उसके भी नंबर हम नोट कर लेंगे। तो राहु को कौन देख रहा है, देखिए जुपिटर देख रहा है, और कोई प्लेनेट नहीं देख रहा। तो जो हम दृष्टि चेक करते हैं वो लग्न कुंडली से चेक करते हैं, ध्यान रखिएगा, दृष्टि हमेशा लग्न कुंडली से चेक करेंगे, केपी कुंडली से चेक नहीं करेंगे। तो जुपिटर जो है कहाँ से देख रहा है, 9th भाव से, और लग्न 3rd भाव को देख रहा है जहां पे राहु बैठा है। तो जुपिटर के नंबर्स हम नोट कर लेंगे। जुपिटर का क्या नंबर है, 1, 9, 10। ठीक है, तो 3rd स्थान पे आएगा 1 और 9 और 10। ठीक है, 1, 9, 10। अब देखिए कोई प्लेनेट देख रहा है क्या, कोई प्लेनेट नहीं देख रहा। तो राहु जिसके राशि में बैठा है उसके नंबर हमने नोट कर लिया, राहु केपी कुंडली में जहां बैठा उसके भी नंबर नोट कर लिया, राहु को जो प्लेनेट देख रहा है उसके भी नंबर नोट कर लिया। इसके बाद अभी राहु के साथ कोई प्लेनेट नहीं बैठा है ना। अगर राहु के साथ कोई प्लेनेट बैठता ना, उसका भी प्रभाव राहु ले लेता है, तो उसके भी नंबर हम नोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा 4th में, अगर चंद्रमा 3rd में होता तो हम चंद्रमा का भी नोट कर लेते। ठीक है, तो हमें जो नंबर मिला वो मिला 1, 3, 6, 8, 10। ठीक है, 1, 3, 6, 8, 9, 10, 1, 3, 6, 8, 9, 10। अब यही नंबर राहु में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर मिला 1, 3, 6, 8, 9, 10। ठीक है, इसी प्रकार से हम केतु को देखेंगे। केतु को चेक कीजिए, केतु कहाँ बैठा है, वृश्चिक राशि में। कहाँ बैठा है, वृश्चिक राशि में। तो मंगल, इसका स्वामी कौन है, मंगल। मंगल के नंबर हम नोट करेंगे। कहाँ पे मंगल, देखिए यहाँ पे, ये है मंगल, 2, 6, 9। ठीक है, हमने लिखा 2, 6, 9। अब केतु के साथ कौन बैठा है, जुपिटर। तो जुपिटर के नंबर क्या है, 1, 9, 10। तो हमने लिखा 1, 9, 10। उसके बाद से क्या है कि केतु को देख कौन सा रहा है, तो शनि तो देख नहीं रहा क्योंकि एक भाव पहले है। मंगल देख रहा है, कौन देख रहा है, मंगल देख रहा है। तो मंगल 4थी दृष्टि से केतु को देख रहा है, लेकिन आप पाएंगे कि केतु मंगल के राशि में बैठा है। तो हम मंगल के नंबर हम पहले ही लिख चुके हैं, तो जरूरत नहीं है। वीनस मरकरी नहीं देख रहे, और कोई प्लेनेट नहीं देख रहा, सूर्य भी नहीं देख रहा ना। तो हम इसी को, और ये देखेंगे केपी कुंडली में केतु कहाँ बैठा है, केपी में भी 9th भाव में बैठा है, तो हम उसको 9 नंबर नोट कर लिया। अब एक एक बार सभी नंबरों को लिख लेंगे। तो 1, 2, 6, 9, 10। ठीक है, तो नंबर यहाँ केतु का चेक कीजिए, 1, 2, 6, 9, 10, यही नंबर आया। तो इसी तरह से आप लोग अपने अपने चार्ट पे, अपनी कुंडली पे एक बार बना करके चेक कर लीजिएगा कि राहु केतु के नंबर जो है किस प्रकार से बनाते हैं। नियम यही है, राहु जिसकी राशि में बैठेगा उसके नंबर नोट करेंगे, राहु को जो प्लेनेट देखेगा उस प्लेनेट के नंबर नोट करेंगे, राहु जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा उसके नंबर भी नोट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से, और केपी कुंडली में राहु जहां बैठेगा उसके उस भाव को भी लिख लेंगे, और फिर सभी को टोटल देख ले, एक एक बार करके नंबर को नोट कर लेंगे। उसी भाव का फल राहु या केतु देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम राहु और केतु की दृष्टियां नहीं लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राहु केतु की दृष्टियां नहीं लेंगे, प्लेनेट की दृष्टियां लेंगे। राहु केतु के अलावा जो प्लेनेट है उनकी दृष्टियां को पकड़ेंगे। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि राहु केतु के नंबर कहाँ कहाँ से आए, कैसे बने, और बाकी प्लेनेट के नंबर किस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, तो जो वैदिक का चलित चार्ट होता है उससे थोड़ा सा अलग चार्ट होता है ये, है ना। ये भाव चलित चार्ट, असली भाव चलित चार्ट हम मान के चलते हैं यही है, और हम प्रेडिक्शन जब करते हैं इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, एक बार दोबारा ध्यान रखिएगा कि जब भी दृष्टि हम चेक करेंगे, लग्न कुंडली चेक करेंगे, भाव चलित का हम यूज नहीं करते। भाव चलित का जितना भी निचोड़ है वो सब हमने नक्षत्र चार्ट में बना के रख लिया। ठीक है, दशा, ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर और सब लॉर्ड स्तर। ठीक है, प्लेनेट ग्रह का फल, ग्रह के अपने ग्रह स्तर का फल नक्षत्र के अनुसार देता है, और सबलाट से पूछ करके नक्षत्र फल देता है। ये नियम है,
जब हम प्रेडिक्शन करना सीखेंगे तो धीरे धीरे इसको समझना शुरू करेंगे। कठिन नहीं है, बार बार जो डिस्कस करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे तो अपने आप आ जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, हो सकता है पहले हफ्ते में समझ नहीं आए, दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में नहीं आया, तीसरे में आ जाएगा, आ जाता है, कठिन नहीं है। तो ये नक्षत्र चार्ट कैसे बनता है, हमने आपको बताया कि प्लेनेट अपने ग्रह का फल देता है, वो वैदिक ज्योतिष से देखा जाता है। केपी कुंडली में हम क्या करते हैं कि प्लेनेट अपने नक्षत्र के अनुसार फल देता है, तो हम प्लेनेट किसके नक्षत्र में है वो भी, उसके स्वामी का नाम भी लिख लिया यहाँ पे, और उसके उप नक्षत्र का स्वामी लिख लिया। लेकिन अगर उप नक्षत्र स्वामी निगेटिव हुआ तो फिर नक्षत्र का फल नहीं मिलता, इसलिए हमने यहाँ पर उप नक्षत्र को भी नोट कर लिया है ना, अपनी सुविधा के लिए। तो तीनों स्तर को हम चेक करेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो मेन पर्पस था हमारा कि आप लोगों को नंबर्स बनाने आ जाए, आपको सबलाड कैसे आते हैं, किस आधार पे आते हैं। तो 249 सबलाड होते हैं टोटल, आप लोग को याद होना चाहिए। और प्रश्न कुंडली में हम इसी 249 के आधार पे प्रिडिक्शन करते हैं, 249 सबलाड के आधार पे ही प्रिडिक्शन करते हैं कोई भी प्रश्न कुंडली का। बहुत ही स्पेशल नंबर है ये 249, और इसी सबलाड के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है। घड़ी के आधार पे प्रिडिक्शन किया जाता है ना, बहुत सारे सिस्टम है, हम आपको बताएंगे आगे चल के धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। लेकिन अभी हमारा प्रयास रहता है शुरू के 7 महीने जन्म कुंडली के आधार पे प्रिडिक्शन सीखा जाए, ठीक है। शुरू के 7 महीने जन्म कुंडली के आधार पे प्रिडिक्शन करना सीखना है। लास्ट के 2 महीने प्रश्न कुंडली के आधार पे प्रिडिक्शन करना सीखना सिखाया जाता है। और 1 आध महीने ऊपर भी चले जाते हैं, कई बार 10 महीने भी हो जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 10 महीने क्लास चलेंगे। 1 महीने लगभग आप लोगों का हो चुका है, और इसके बाद भी 9 महीने क्लास मान के चलता हूँ कि चलेंगे, 1 आध महीने ऊपर भी हो सकता है ना। तो आप लोगों से जो भी फीस ली जाती है वो 9 महीने की ली जाती है, और आगे की फीस नहीं ली जाएगी। तो 9 महीने तक लगातार फीस देना है, और आगे का जो भी क्लास होगा वो 10 महीने चले 11 महीने चले, वो हमारे ऊपर है। और जो लोग हमसे क्लास से जुड़े हुए हैं उनको पता है 12 महीने भी हो जाते हैं, कई बार 10 से 11 महीने, मैक्सिमम 12 महीने बेसिक को लेकर के आराम आराम से, क्योंकि हमारा पर्पज है लोगों को ट्रेंड करना, लोगों को सिखाना ना। तो ज्यादा चार्ट जब लिया जाता है तो फिर टाइम निकल जाता है, और हफ्ते में 2 दिन क्लास होते हैं, कई बार हेल्थ इशू भी आ जाता है, कई बार कुछ और इशू भी आ सकते हैं, तो महीने में हो सकता है कि 8 की जगह 7 ही क्लास हुआ कई बार, है ना। उस कारण से थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। तो अब इस पे हमारा प्रयास रहेगा चार्ट को कैसे प्रिडिक्शन किया जाए, किस प्रकार से प्रिडिक्शन किया जाए। तो कोई भी मैरिज को हम चार्ट को लेंगे और उसको प्रिडिक्शन समझेंगे। लेकिन इसके पहले जो है आप लोगों को जो मैरिज के जो रूल्स है 2, 7, 11 और वो याद होना चाहिए। दूसरा ट्रांजिट की जो नियम है कि ट्रांजिट कैसे कैसे लागू होता है वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो लास्ट के जो 3 पेज है जो हमने पीडीएफ दिया है, लास्ट के 3 पेज 4 पेज 3 पेज उसको पढ़ लीजिएगा, और इसको हम कल जो है इसको प्रेडिक्शन कम से कम 2 चार्टों पे लेकर प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। कल जो है 2 चार्ट लिया जाएगा और दोनों चार्ट को हम बारी बारी से समझाएंगे। एक चार्ट भी लेंगे जो आज है, और कल जो है एक और भी चार्ट लेंगे उसको भी समझेंगे। तो 40-45 मिनट में कोशिश करेंगे एक हो जाए, फिर 40-45 मिनट में दूसरा चार्ट हो जाए। शुरुआत में टाइम हम चार्ट कम लेंगे, एक हो सकता है कि एक दिन में 1 या 2 चार्ट ले पाए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है। जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, क्लास आगे बढ़ने लगेगी, फिर 2-3 चार्ट भी ले लिया जाता है टाइम के हिसाब से। और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि मैं पूरा बोलता रहता हूँ, 2 घंटे खत्म हो जाते हैं, 1.5 खत्म हो जाते हैं, कई बार 10:15 भी हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता। और एक चार्ट पे डिस्कशन होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा लास्ट क्लास में कि कर्क लग्न के बारे में हमने चर्चा किया, पूरा 1.5 घंटा निकल गया है ना। फिर अगली क्लास में हमने 3-4 लग्न को कवर किया ताकि क्लास को जल्दी कवर किया जाए। तो बोलने के कुछ भी बोला जा सकता है, काफी टाइम लिया जाता है, लेकिन हाँ कोशिश मैं करूंगा कि समझ में आए आप लोगों को। टाइम ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई का मतलब है समझना ना। फास्ट चल के उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि फास्ट में समझ में आता नहीं है, वो सिर्फ फॉर्म पूरा होता है कि हमने क्लास हमने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो कल चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1-2 चार्ट लेंगे, तब तक आप लोग पीडीएफ निकाल लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा कम से कम, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, लास्ट के 2-3-4 पेज विवाह और ट्रांजिट, ठीक है, गोचर दोनों को पढ़ लीजिएगा।
तो कल जो है चार्ट को लेंगे और प्रेडिक्शन समझेंगे। ठीक है, तो एक दिन में इसके लिए बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा पढ़ाना टाइम ठीक नहीं है, शुरुआत है अभी क्लास की, तो समझ से परे हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। कल फिर इसको हम चार्ट को लेंगे। तो थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट। तो जो लोग भी अभी आज जुड़े हुए हैं, जो लोग इस ग्रुप में नए हैं, जैसे कि पंकज जी हैं, कांतिलाल जी हैं, चौकुंदर जी भी आज हैं, तो जो लोग नए लोग हैं, श्याम सुंदर जी तो चलिए लास्ट ग्रुप के हमारे हैं, 14th ग्रुप के हैं, और इनको तो समझ में आता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ज्योतिष की शुरुआत हमसे ही की है तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, और जो लोग वैदिक ज्योतिष से हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि वो सोच जो होती है ना एक लिमिट तक होती है, उससे आगे सोचने में समझने में दिक्कत आती है उन्हें। तो थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा अपने आप को, और आगे बढ़ना पड़ेगा कि प्लेनेट नक्षत्रों के आधार पर फल देते हैं, अपने भाव का फल ना देके अपने नक्षत्रों का फल देते हैं। ठीक है, जैसे आप समझिएगा, उसमें कल और चर्चा होगी कि मैं कहाँ बैठा हूँ, अपने घर में बैठा हूँ। ठीक है, तो हमारा पूरा घर क्या हुआ, एक घर है, राशि है ना, लेकिन मैं अपने घर में कहाँ बैठा हूँ, स्टडी रूम में बैठा हूँ या ऑफिस में बैठा हूँ, तो फिर मैं क्या करूंगा, हमारे घर में किचन भी है, जो नक्षत्र है, ठीक है, 3 नक्षत्र जैसे भी एक राशि में होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं, उसमें सबलाट भी 9 सबलाट बांटे गए। तो हमने क्या हुआ कि घर में किचन भी है, टॉयलेट भी है, ड्राइंग बेडरूम भी है, और स्टडी रूम भी है। तो अगर मैं स्टडी रूम में बैठा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ किताबें पढ़ूंगा, ज्यादा कुर्सी पे सो जाऊंगा। सोना तो कैसा है, प्राकृतिक चीज है, सो जाऊंगा, प्राकृतिक चीज है। लेकिन यहाँ बैठ करके मैं खाना नहीं बना सकता ना, यहाँ पर हम बैठ के खाना नहीं बना, सोएंगे तो सिर्फ आराम से नहीं सोएंगे, कुर्सी पर सोएंगे, तो खाना नहीं बना सकता, बर्तन नहीं धो सकता। ठीक है, लेकिन बेडरूम में जाकर के भी हम खाना नहीं बना सकते। तो प्लेनेट ये बता रहा है कि हाँ हम अपने घर में हैं और इस नक्षत्र में है, तो नक्षत्र बताएगा एक्चुअली हम काम क्या कर रहे हैं, है ना। तो प्लेनेट जिस राशि में होता है वो अब वो उस राशि के आधार पर फल रहता है, उसको नक्षत्र को जब हम चेक करते हैं तो ये पता चलता है वो कौन कौन से भाव का फल देगा, है ना। तो अगर वही नंबर ग्रह स्तर पे आ गया, प्लेनेट में आ गए, और नक्षत्र में वही नंबर एक्टिव है और सबलाट में आ गया, तो उसका फल उसे निश्चित रूप से मिलता है ना। और अगर ग्रह में नहीं है, नक्षत्र में है, तो भी उसका फल देखने को मिल जाता है। सबलाट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। हर प्लेनेट के नेगेटिव और पॉजिटिव भाव एक्टिव होते हैं, जैसे 7th का 6 होता है ना, 1st का 2nd होता है, 11 का 10th होता है। तो मैरिज में एक दूसरे के पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों भाव हमें पता रहेगा, चार्ट में सामने दिखेगा, दशा अंतरदशा के अनुसार उसे प्रेडिक्शन करना रहेगा। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ता है, और जब ट्रांजिट का नियम जो है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम प्रेडिक्शन दशांतर दशा पे, फिर ट्रांजिट कैसे चेक करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं ना, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल फिर इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, एक पूछ लूं सर? हाँ बोलिए बोलिए। सर, आपने जो सॉफ्टवेयर, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है सर? ये सॉफ्टवेयर इसका है, नाम पता है? हाँ ये नक्षत्र नाड़ी चार्ट है। एक मिनट में भी देख लो, मुझे याद नहीं रहता है। एक हमारे मित्र थे, रेलवे विभाग में है, उन्होंने बोला कि हमारे एक मित्र उन्होंने बनाया है, विजय विजय वर्मा जी शायद है, उन्होंने बनाया था। नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी है शायद ये इसका। अच्छा सर, ये परचेस करना पड़ेगा, कितने मिलता है? ये अभी सर लिया था इन्होंने, 10,600 का है शायद, 10,500, 10,000 में मिल जाएगा। आप लोगों को जीएसटी वगैरह नहीं देना पड़ेगा, उसका जीएसटी अच्छा, कुछ लेते हैं ना, वो नहीं दे करके 10,000 में मिल जाएगा। पीपी के लिए बढ़िया है ना क्या, कृष्णमूर्ति ज्योतिष हाँ हाँ, पद्धति? प्रश्न कुंडली के लिए बहुत बढ़िया है ये, और क्योंकि इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है मार्केट में 35 से 60,000 रुपए तक मिल रहे हैं, है ना। और बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं, इतना ज्यादा टिपिकल की जरूरत नहीं है। चार्ट को प्रिडिक्शन करने के लिए काफी अच्छे हैं। मैं आप लोगों को कहूंगा कि शुरू के 5 महीने तो इसको जरूरत नहीं है ना, एस्ट्रोसेस से आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको अगर आप लोग ले लेते हैं तो भी बुराई नहीं है। अब ये पूरी लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कौन सा
कौन सा बोला सर? एस्ट्रो क्या? इसमें नक्षत्र नाड़ी, नहीं नहीं, आपने बोला दूसरा बोला नहीं एस्ट्रो, कौन सा एस्ट्रो? नाड़ी नक्षत्र, नाड़ी नक्षत्र है ये। नहीं नहीं, ना- ये तो परचेज ये हो गया, आपने कहा 5-6 महीने आप उसको यूज करोगे, आप किसको? एस्ट्रोसेज एस्ट्रो सेज सेज। मोबाइल में एस्ट्रोसेज एक सॉफ्टवेयर है, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा, आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए जिनके पास नहीं है ना। और उसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को बना के दे दूंगा वीडियो। और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है एस्ट्रोसेज, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं मान चलिए मैं लगभग 10-12 साल से यूज कर ही रहा हूँ, काफी पुराना सॉफ्टवेयर फ्री है सर, वो फ्री है ना कंप्लीटली? और फ्री है, पर फ्री वो- है, फ्री है। पर वो तो वैदिक का है सर। नहीं, दोनों है, exercise- केपी भी नहीं। आता है उसमें। उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है, केपी का भी बनता है। जिनको नहीं पता है वो नहीं पता है, मैं बता दूंगा कैसे यूज करेंगे, मैं वीडियो बना के कल भेज दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वो ये वाला ना इंस्टॉल है, ये एस्ट्रोसेज, लेकिन नहीं, उसमें नहीं। सिर्फ जन्म कुंडली, मिलान कुंडली, ज्योतिष से पूछो, ऐसे क्वेश्चन ऐसे हैं उसके बने हुए। नहीं समझिए, नहीं वो दूसरी चीज है। वो तो चलिए उन्होंने अभी वो बना दिया ना, एक ऐप बना दिया, इसमें जी एस्ट्रोलॉजर हाँ। जुड़े हुए, वो तो ठीक है। वो तो आप वो अपना प्रचार उसमें काम करें, काफी अच्छा पैसा कमाना, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो बाद में आया है। जब आप कुंडली खोलेंगे ना, कुंडली कोई भी बनाए आपने और हाँ जी। खोल लिया, जब जब कुंडली खोल लेते हैं तो आप पाएंगे ना कि ऊपर 3 लाइन होती है लेफ्ट साइड में। जब अच्छा आपके हाँ जी। साइड में होगा तो लेफ्ट साइड में 3 लाइन होती है। जब उस पर टच करेंगे ना तो केपी केपी लिखा हुआ आएगा, केपी। केपी पे जब दबाएंगे तो केपी कुंडली खुल जाएगी। ये जो हमने देखा ना भावचलित कुंडली, वो वहां पे खुल जाएगी। और उसी के ऊपर जब आप जाएंगे तो केपी कुंडली के ऊपर एक तिकोना सा होता है, उसको टच करेंगे तो नीचे कई सारे चार्ट दिखाई देंगे। ऊपर केपी, केपी कुंडली, राशि कुंडली, क्लाउड, ग्रह, भाव संधि, ग्रह निर्देशन, भाव निर्देशन, और फिर नीचे आता नक्षत्र नाड़ी। जैसे टच करेंगे तो इस तरह से चार्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये जो हमने नक्षत्र चार्ट बनाया वो भी यहाँ पे नक्षत्र नाड़ी चार्ट खुल के आ जाता है। ठीक है, तो ये चार्ट इसमें है, सब कुछ है इसमें। वो वीडियो में दे दूंगा आप लोगों को बना करके, खुद देख लीजिएगा ना, मोबाइल से दे दूंगा किस प्रकार से यूज करते हैं इसको। एक बार दिया भी था, मैं दोबारा बना के दे दूंगा इसको। सर इसकी लिंक देंगे, ये सॉफ्टवेयर जो आपने यूज किया है अभी, इसका लिंक मिलेगा, फोन नंबर मिलेगा, इनका है, नाम बताएंगे? एस्ट्रोसेज। नहीं वो तो मालूम है सर, उसका हाँ पता हाँ है, हाँ हाँ मोबाइल के लिए नहीं, जो हाँ। अभी आपने बात किया नक्षत्र नाड़ी का। नक्षत्र नाड़ी, हाँ नाड़ी नक्षत्र, ये हाँ। ये इसका जो लिंक इनका नंबर मैं दे दूंगा आप लोगों को ना, उनसे बात कर नंबर मिल लीजिएगा। जाएगा तो अच्छा है सर, कम से कम बात करके। क्या नाम है उनका जिन्होंने बनाया उनका? मुझे याद है विजय नाम है, और विजय, एस्ट्रो विजय, विजय कुमार, एस्ट्रो विजय कुमार। हाँ कुछ है विजय के नाम से ही है। अब वो एस्ट्रो विजय या विजय कुमार मैंने सेव किया हुआ है, क्या? मैं देख लेता हूँ। विजय कुमार ये नहीं है, आचार्य विजय वर्मा ये भी नहीं है, एस्ट्रो विजय ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विजय कुमार लखनऊ, लखनऊ का है क्या? नहीं ये यहीं के हैं आसपास, नजफगढ़ के आसपास। अच्छा अच्छा, तो मैं दे नंबर दूंगा, मिल जाएगा फिर उनका? हाँ मैं ग्रुप में दे दूंगा मुझे। ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत हाँ बहुत आ गया मैं सब बता रहा हूँ, नंबर नोट कर लीजिए आपको। बोलिए सर। 90532 90532 90 90 841। 841। ओके सर, ओके ठीक सर। है, विजय कुमार है, और ये सॉफ्टवेयर इन्होंने ही बनाया है, मैंने इन्हीं से लिया है। तो रिपीट करना सर नंबर एक बार। 90532 90841। ओके सर। ठीक है, एक तो सस्ता, मतलब इतना सस्ता सॉफ्टवेयर आपको बाजार में नहीं मिलेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर 35,000 से कम स्टार्ट नहीं है। बस आपको ये कमी खलेगी कि आपको इसमें वैदिक ज्योतिष का पराशर में जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसी के लिए बना हुआ है। ठीक है, आप इसमें आपको नौमास नहीं मिलेगा। इसमें ट्रांजिट बहुत बढ़िया हम देख सकते हैं ना, इसमें ट्रांजिट देखने का बहुत बढ़िया सिस्टम है। अचानक हम मतलब डेली मंथली ईयरली कुछ भी घटा बढ़ा के देख सकते हैं, वो पराशर में नहीं मिलेगा। और इसमें नवमांश सप्तमांश से सब चीजें नहीं मिलेंगी, ये स्पेशली इसी चीज के लिए बनाई गई है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। वगैरह मिल अब जाते हैं?
बाकी सॉफ्टवेयर, बाकी पद्धत जो है वैदिक ज्योतिष के लिए, वो आपको दूसरा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, पराशरा वगैरह। ये सॉफ्टवेयर स्पेशली इसी चीज के लिए है। और पराशर लाइट जो है बहुत अच्छा है सर वैदिक के लिए तो। हाँ, लेकिन वो भी 35,000 के आसपास है, और उसमें केपी पद्धत नहीं है ना फिर। नहीं है, नहीं है, नहीं। हाँ, उसमें नहीं है ना। सॉफ्टवेयर है सर, जबलपुर के मुकेश गुप्ता ने बनाया हुआ। हाँ हाँ, वो जबलपुर 7,000 के। तक मिल जाता है सर, वो भी बहुत बढ़िया है सर, केपी के लिए कहते हैं। आप देख लीजिएगा, अगर उसमें नक्षत्र नाड़ी चार्ट आता है, ठीक है। नक्षत्र नाड़ी, हाँ वो जो हाँ, इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं आता है तो हमें तो 2-2 हजार हम लोग देने पड़े, मैं भी बना दूंगा, हाँ मैं भी ये बना तो दूंगा, बात नहीं सच है, होता है। क्रैक बेचते हैं सर, क्रैक तो कितने में भी सस्ते में हाँ देते हैं लोग crack हाँ, का। तो वो, लेकिन मैंने बोला कि भाई अगर आप 2,000-3,000 दिला दो, मैं सबको दे दूं, दिला दूंगा। लेकिन जब भेजा उन्होंने ना, प्रयास किया, तो वो उसमें नक्षत्र नाड़ी चार्ट है ही नहीं, है ना। उन्होंने अच्छा क्या क्या किया, फायदा ग्रह फिर? और नक्षत्र, ग्रह और नक्षत्र का ही बताते हैं, हाँ सबलाड उसमें दिखाते ही नहीं है। सबलाड अपना ढूंढते रहो, है ना। तो हाँ उसमें बराबर, उसमें मैनुअली बहुत मेहनत करना पड़ता है, वो काम का नहीं है, राइट राइट सर, वो काम का नहीं है। राइट सर, राइट सर, आप तो बिल्कुल ठीक है। हमें जो एस्ट्रोसेज में नक्षत्र नाड़ी चार्ट आता है ना, यही चार्ट चाहिए यहाँ पे, है ना। अच्छा। और इससे इससे प्रोटेक्शन आसान होता है और सटीक होता है, सिस्टम आसान है। हमें हम्म, बहुत ज्यादा ना दिमाग पे याद रखने की कोशिश नहीं करनी है जरूरत नहीं पड़ती है, हाँ, है ना। दिमाग पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, ये प्लेनेट बिल्कुल यहाँ ठीक। बैठा है, उसका फल देगा इस प्लेनेट स्वामी को, कुछ हाँ नहीं। हमने हाँ, दशा देखा, हमें नंबर याद है कि मेरे शादी का 7वां नंबर होता है, दूसरा परिवार का हाँ, होता है, वो चीज दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिखा तो हाँ, आगे बढ़ो। बहुत बिल्कुल ज्यादा ठीक है, तो बहुत बिल्कुल ज्यादा ठीक। दिमाग प्रेशर नहीं देना, और हम्म, बस खेल खेल में पढ़ते चले जाना है, खेल खेल में ही सब लोग सीख जाते हैं। बहुत कठिन नहीं, मतलब जो लोग जीरो थे, जीरो, जिनको कुछ नहीं आता, वो लोग भी आजकल कहाँ पे काम कर रहे हैं, कि एस्ट्रो टॉक पे, गुरुजी पे, है ना, सीखने के बाद से वहां पे काम का भी कह सकते हैं कि उतने ज्यादा ट्रेंड भी नहीं है, लास्ट क्लास में ही थे और वो एस्ट्रो टॉक पे लग गए, है ना। तो धीरे धीरे कमाई का साधन भी आजकल ये बन चुका है एस्ट्रोलॉजी, पहले नहीं था। पहले कोई गांव में बैठा, कोई शहर में, जो अच्छा कर रहा है पैसे आ रहे हैं, जिसका नहीं कर रहा नहीं आ रहा है ना। लेकिन आजकल तो ये अच्छा पैसा कमाने का साधन भी बन चुका है। तो बिल्कुल ठीक। इसको ध्यान से सीखेंगे तो 8 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद ये पैसा भी कमा कर देने लगेगा। मतलब कुछ लोग वहां 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, मैं कह 1 लाख नहीं, लेकिन 10-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार कहीं नहीं गए, वो डेली के 1,000-1,500 दे जाता है, 1 घंटे बिल्कुल के ठीक है। 1,000-1,500 कहीं नहीं गए। अगर आपका 10 रुपए पर मिनट भी है ना, तो आप महीने में 30,000 रुपए कमा लेंगे आराम से, 4-5 घंटे काम करके। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे बढ़ते रहेंगे, बस उसमें ढिलाई अगर आप बरतेंगे तो बड़े ट्रेंड है वो लोग सॉफ्टवेयर में। अगर आपने 5 घंटे से 6 घंटे, फिर 4 कर दिया, 3 कर दिया, तो बाद में ना आपका टाइम, आपको आपको कॉल ही नहीं देते, और फिर आप जीरो हो जाएंगे। तो आपने आप 4 दिया तो 4 से नीचे नहीं जाना, 5 दिया तो 5 से नीचे, डेली 5 घंटे देना ही देना है। 8 घंटे अब तो नियम बना दिया उन्होंने कि 8 घंटे आपको काम करना ही करना है। 8 घंटे काम नहीं, अगर 8 घंटे आपने काम कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ उसमें 40 से 50 हजार रुपए आ जाते हैं। 8 घंटे देना पड़ेगा जॉब की तरह, पूरे 24 घंटे में। तो 40-50 हजार मिनिमम है, आ जाता है। 10 रुपए पर मिनट वाले भी कमा लेते हैं 50,000 रुपए, 8 घंटे काम करना पड़ेगा। तो एक कमाई का साधन बन चुका है। और दूसरी बात, आपने नौकरी कर रहे हैं, 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, आप सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे, मत एस्ट्रोटेक पे काम कीजिए, और भी गुरुजी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, वहां काम कीजिए। वहां भी आप काम करेंगे तो नहीं 40 हजार मिलेगा, 30 हजार मिलेगा, नहीं 30 मिलेगा, 20 मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा तो आ ही रहा है ना अपने, और नॉलेज भी बढ़ रही है। और आप कहीं जॉब पे 50 हजार कमा रहे हैं, 10 हजार यहाँ से कमा रहे हैं, 60 हो गया ना, 20% आपकी सैलरी बढ़ गई, हाइक हो गई। सैलरी कहाँ बढ़ती 20%, और जैसे काम करते जाएंगे बढ़ता रहेगा। तो आज की डेट में ये प्रोफेशन बन चुका है, और आप कहीं भी बैठे हो पैसे कमा सकते हैं। तो बस चीज है कि आप इसको ध्यान से सीखिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग भी जरूरी है, और सटीकता भी जरूरी है, क्योंकि आपको ना जातक पहचान जाता है कि कितनी नॉलेज है इनके पास, है ना। और जब कॉन्फिडेंस आप नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो जब आप पढ़े लिखे रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, तो समस्या नहीं आएगी। तो इसको ध्यान से सीखिए, और मैं ये गारंटी लेता हूँ 6 महीने बाद आप प्रिडिक्शन करने लायक हो जाएंगे। 6 महीने 7 महीने में खत्म हो जाता है। प्रश्न कुंडली से कोई प्रश्न पूछने आता नहीं है, जो बेसिक चीजें होती हैं वो 6 महीने 7 महीने में खत्म हो जाती है। बाकी प्रश्न कुंडली वाला भी अगले 2 महीने में खत्म कर दिया जाता है। और जब 9 महीने खत्म कर लेंगे, 9-10 महीने, तो बहुत बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। और साथ साथ अगर आपने प्रयास भी किया, हफ्ते में 2 घंटे या 2 चार्ट आपने देखना भी शुरू कर दिया है, तब तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। हमारा एक ग्रुप था, 4th ग्रुप, मुझे याद है,
4th ग्रुप था और उसकी क्लासेस 9 महीने ही चले थे। उसमें लगभग 17-18 लोग थे उस समय। लेकिन अधिकतर उसमें जितने लोग थे, मेरा कोई सेकंड ग्रुप अटेंड किया ही नहीं, है ना? कुछ लोग अटेंड करते हैं, उसमें कोई नहीं अटेंड किया। और उसमें जितने लोग थे सब अच्छे प्रैक्टिस करते थे, कोई क्लास लोग गैप नहीं करते थे और काफी अच्छा मतलब वो सीखे, मतलब वो अभी मुझे याद है 4th ग्रुप अब काफी सक्सेस रहा है अभी तक। बाकी ग्रुपों में कुछ लोग रहते हैं क्लास में, कुछ लोग नहीं रहते हैं, कुछ लोग पहले वीडियो भी नहीं था, व्हाट्सएप पे था। 4th ग्रुप और 5th ग्रुप भी वीडियो पे ही था। मेरे ख्याल से 7th या 8th या 9th से आया है ये वीडियो, जूम पे आया 9th से, है ना? मतलब 2-2.5 साल से जूम पे है, उसके पहले व्हाट्सएप पे था। तो काफी अच्छा ग्रुप था वो। बाकी 12वां ग्रुप भी हमारा ठीक ठाक ही रहा था। 14th ग्रुप थोड़ा सा कमजोर है, कुछ और भी दिक्कतें आ रही है हमारी तरफ से भी। तो ठीक है, वैसे ये भी 14th ग्रुप। अब ये देखते हैं आप लोगों का ग्रुप कैसा चलता है ना? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल फिर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद शुभ रात्रि गुरुदेव। शुभ रात्रि। थैंक यू सर। Thank you, गुड नाइट sir. सर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।